एवरीवन, सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट टूर पे। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो या नहीं? जल्दी से बता दो। बढ़िया हो, खुश हो या नहीं हो, या एग्ज़ाम को लेके परेशान हो? अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है ना। टेंशन तो फिर लेनी ही नहीं है। सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बस रह गया, वो भी जल्दी कंप्लीट हो ही जाएगा, है ना। अच्छा, आज थोड़ी सी ऑफलाइन क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, जिस वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, तो उसके लिए तो पहले सबसे पहले आई एम सो सॉरी। और बट देखिए, क्लास मिस नहीं की मैंने, है ना। ऑन टाइम नहीं सही, लेकिन क्लास मिस नहीं करी, ताकि सिलेबस ख़त्म करें हम जल्दी जल्दी। ज़्यादा बचा भी नहीं है वैसे। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद बताना कौन से सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें न्यू। कमेंट बॉक्स में चलो बता दो। और क्लासेस में बता दो, कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो भी बता दो। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हमारे पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, जो पहले क्लासेस देख रहे हैं स्टार्टिंग से, उन्हें पता है ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस हैं सीटेट के लिए, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं, यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ही हैं। और नहीं पता तो मैंने बता ही दिया है। साथ ही साथ हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी एंड में सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर प्रैक्टिस सीरीज़ भी स्टार्ट करते हैं। कोई एक डे डिसाइड कर लेंगे और फिर प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिर हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में। गेस्टल्ट इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस थ्योरी को प्रपोज किया था, यानी इस थ्योरी को दिया था वोल्फगैंग कोहलर ने। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, मनोवैज्ञानिक थे ये, एंड अ की फिगर इन द गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। और हम कह सकते हैं ये गेस्टल्ट साइकोलॉजी, गेस्टल्ट मनोविज्ञान के प्रमुख थे, है ना। इट फोकसेज ऑन इंसाइटफुल लर्निंग, नॉट ट्रायल एंड एरर। इनका ध्यान किस पे था? इंसाइटफुल लर्निंग पे था, ना कि ट्रायल और एरर पे था इनका ध्यान। अच्छा, इससे इनका क्या मतलब है? एक सेकेंड मैं ले लेती हूँ पेन, जो कि है ज़रूरी, है ना। इनका ध्यान किस पे था? इनका फोकस था इंसाइटफुल लर्निंग पे, यानी अचानक समझ आना, है ना। एक मिनट, पेन का कलर भी ले लें, वरना ब्लैक तो मज़ा नहीं आता। मुझे पता नहीं, ब्लैक कलर के कपड़े तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ब्लैक पेन मुझे नहीं अच्छा लगता। इट फोकसेज ऑन इंसाइट लर्निंग। इंसाइटफुल लर्निंग का मतलब हुआ अचानक समझ आना। अचानक समझ आना। ये क्यों हिल रहा है? मेरा पूरा सेटअप हिल रहा है, रुक जाओ। समझ आना, अचानक समझ आना पे इनका फोकस था, ना कि ट्रायल और एरर पे। तो इनकी जो ये थ्योरी थी, ये इंसाइटफुल लर्निंग पे बेस्ड थी, हम ये कह सकते हैं। द टर्म गेस्टल्ट मीन्स होल और पैटर्न। देखो, गेस्टल्ट जो ये टर्म है, इसका मतलब हुआ होल, यानी हम कह सकते हैं इसको संपूर्ण भी कह सकते हैं, है ना। गेस्टल्ट मीन्स होल यानी संपूर्ण, या हम कह सकते हैं पैटर्न, है ना। पैटर्न कह सकते हैं। जर्मन में गेस्टल्ट का मतलब होता है संपूर्ण, या हम पैटर्न कह सकते हैं। चलो, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, कहीं भी कोई भी कभी भी दिक्कत लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, फ़ौरन सारी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे हैंड टू हैंड। कुछ हम बचा के नहीं रखेंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। सारी कन्फ्यूज़न हैंड टू हैंड दूर होनी चाहिए, है ना। लर्निंग हैपन्स सडनली व्हेन अ पर्सन अंडरस्टैंड्स द होल सिचुएशन, नॉट स्टेप बाय स्टेप। देखो, लर्निंग कब होती है? जब कोई भी पर्सन अचानक सारी सिचुएशन को, सारी जो कंडीशंस है उसको अचानक उसे समझ में आ जाए, ना कि ये स्टेप बाय स्टेप होती है। इट्स अबाउट बीइंग सीइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन पार्ट्स एंड ग्रेस्पिंग द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉब्लम। देखो, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं हो रही है, टुकड़ों में नहीं हो रही है ना। ये जो इंसाइटफुल थ्योरी है लर्निंग की, देखो इसमें बात हो रही है जब किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को चीज़ अचानक पूरी तरीके से समझ आ जाए, दिमाग की बत्ती जल जाए अचानक, है ना। होता है नहीं होता? किस किस की दिमाग की बत्ती अचानक जलती है? जल्दी बताओ, किस किस की जलती है अचानक? एकदम सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो देखो, इसमें वही बात हो रही है। देखो, इसमें बात जो हो रही है कि रिलेशनशिप्स जो है, कोई भी पार्ट है, हिस्सों में नहीं हो रही है चीज़, पूरी तरीके से हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, व्यक्ति अलग अलग हिस्सों के बीच, जो अलग अलग हिस्सों के बीच हम कह सकते हैं जो रिलेशनशिप है, यानी संबंध है, उनको पहचानता है, उन्हें देखता है, समझता है।
स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में नहीं होगी, संपूर्ण तरीके से होगी, यानी होल सिचुएशन समझ आएगी पूरी, एक बार में बत्ती जलेगी दिमाग की। कोहलर का एक एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट था, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, आ चुके भी हैं, है ना। चिंपैंजी पे किया था उसने, जिसका नाम था सुल्तान। तो कोहलर ने क्या किया, बनाना जो है चिंपैंजी के पिंजरे के बाहर रख दिया, और केस में यानी पिंजरे में स्टिक्स और बॉक्सेस रख दिए, है ना, स्टिक्स एंड बॉक्सेस रख दिए। एक सेकेंड, स्टिक्स एंड बॉक्सेस, ठीक है ना, स्टिक्स और बॉक्सेस रख दिए। अब चिंपैंजी जी ने क्या किया, चीज़ें ट्राई करी भाई, बाहर केले रखे हैं, उसकी तो पसंद के हैं। हेरा फेरी देखी थी, किस किसने देखी है फिर हेरा फेरी किस किसने देखी है? उसमें देखा था चिंपैंजी वाला जो सीन था, वो केले बाहर रखा था, कैसे केले के लिए वो बाहर निकल आया, कैसे खा रहा था मज़े से बैठ के, तो समझ लो वही चिंपैंजी जी है ना। तो उन्होंने भैया केले तो खाना ही है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर ली ट्राई। अब भाई केला तो चाहिए, फेवरेट है, तो अब बेचारा थक गया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर करके थक गया बेचारा और चुपचाप बैठ गया। फिर अचानक भाई चिंपैंजी की बत्ती ओपन हो गई, बत्ती जल गई, है ना, दिमाग की बत्ती जली। सडनली इट अंडरस्टूड, अचानक समझ आना यानी, है ना, इंसाइट, हाउ टू यूज़ द स्टिक्स और स्टैक द बॉक्सेस टू गेट द बनाना। अचानक उसके दिमाग की बत्ती चली कि कैसे उसे इस्तेमाल करना है, स्टिक्स और स्टैक्स को कैसे यूज़ करके उसे बनाना तक पहुंचना है, उसे बनाना खाने को मिल जाएगा। तो उसने जिस तरीके से स्टिक्स और बॉक्सेस का इस्तेमाल किया और उसे उससे बनाना मिल गया। तो ये जो अचानक वाली ये जो समझ है ना, अचानक समझ आना, यही है भाई इंसाइट, यही है इंसाइट। आप बताओ जल्दी से समझ आया या नहीं आया? नहीं आया तो फिर समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक की सारी कहानी सब समझ आ गई चिंपैंजी की, सुल्तान की, सुल्तान उस चिंपैंजी का नाम, ठीक है। यहाँ तक कि बताओ चीज़ें सब क्लियर हुई तो बताओ, नहीं हुई तो भी बताओ। उसे एंड में समझ आ गया कि मैं स्टिक्स को, डंडे को, बॉक्सों को जोड़ जोड़ के क्या करूँगा, जोड़कर केला मैं पा सकता हूँ, उसे खा सकता हूँ। तो ये जो अचानक वाली जो समझ थी, अचानक समझ आना, यही है इंसाइट। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। चलो, फीचर्स ऑफ इंसाइट लर्निंग, क्या क्या फीचर्स होंगे इंसाइट लर्निंग के, यानी विशेषताएं, है ना। फीचर्स का मतलब हो गया विशेषताएं। साथ साथ में इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि देखो कुछ हिंदी वाले भी हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है ना, सबका ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो हमें पता भी होना चाहिए। हिंदी भी तो आती है, हिंदी पेडागोजी भी तो आती है, तो फिर पता तो होने चाहिए ना कुछ कुछ चीज़ें। सडन अंडरस्टैंडिंग यानी अचानक समझ जाना, है ना, अचानक समझ आना। मतलब क्या होगा, द सॉल्यूशन अपीयर्स सडनली, हल जो होगा अचानक सूझता है, सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, सडनली अपीयर होगा, अचानक माइंड में होगा, अरे यार डंडे को जोड़ो और केले तक पहुंचो, केला ले लो अपने पास, डंडे की हेल्प से खिसका खिसका के केला आ जाएगा पिंजरे के अंदर, है ना। तो क्या हुआ, दिमाग की बत्ती जली चिंपैंजी की और केला उसे मिल गया। तो सडन अंडरस्टैंडिंग होगी, फीचर्स विशेषता क्या होगी, सडन अंडरस्टैंडिंग यानी अचानक समझ आना, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स यानी संबंधों को समझना, संबंधों को समझना, पैन ले लेती हूँ दूसरा, है ना, मिक्सअप हो जाएगा वरना सारा कहानी, है ना। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स यानी संबंधों को समझना, संबंधों को समझना। देखो, लर्नर कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, जो लर्नर होगा वो क्या करेगा, अलग अलग पार्ट्स जो होंगे, हिस्से जो होंगे प्रॉब्लम को, उसको कनेक्ट करेगा बाहर, है ना, समस्या के जो विभिन्न हिस्से यानी डिफरेंट जो पार्ट्स होंगे उसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। क्लियर, वो सब प्रॉब्लम्स के जो टुकड़े हैं, जो पार्ट्स हैं, उन्हें जोड़कर वो हल निकाल लेगा। जैसे उसने किया, अलग अलग स्टिक्स थी, जोड़ जाड़ के केला अंदर ले लिया, है ना, तो क्या हुआ, जोड़कर उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, हम ये कह सकते हैं। नो ट्रायल एंड एरर, है ना, ट्रायल एरर की इसमें बात नहीं हो रही। नॉट बाय गिविंग रेंडमली बट बाय थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग, मतलब क्या हुआ, नॉट बाय ट्राइंग रेंडमली बट बाय थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग। देखो बार बार करके नहीं, है ना,
ट्रायल और एरर की बात नहीं हो रही है, बार बार कोशिश नहीं की बल्कि सोच समझ के हम कह सकते हैं उसने हल निकाला, है ना, सोच समझ के ही तो निकाला। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स मेंटल रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स, पिछला जो अनुभव हो गया। पेन ले लेते हैं, फिर से हम अपना कलर ले लें दूसरा, है ना, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, है ना। समस्या समाधान, पहले तो हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। मानसिक रूप से चीज़ों को दोबारा हम कह सकते हैं व्यवस्थित करना, है ना, व्यवस्थित करना यानी इन्वॉल्व्स मेंटल रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट्स, यानी मानसिक रूप से चीज़ों को रिकॉग्नाइज कह सकते हैं, मेंटल रिकॉग्नाइज करना एलिमेंट्स को, मानसिक रूप से जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको दोबारा व्यवस्थित करना, रीऑर्गेनाइजेशन, री लिखा है ना तो समझ जाओ, ठीक है ना। दोबारा एक और होना चाहिए इसमें, मैंने किया नहीं है, ये मैं इरेज कर दूँ, ये इरेज कर रही हूँ मैं, ना ये मैंने कर, या नेक्स्ट पेज ही ले लेती हूँ, एक हो जाएगा हमारा। उसमें हम कह सकते हैं, देखो पिछला जो अनुभव होगा हमारा, अनुभव, पिछला अनुभव यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं हम, है ना। पिछला जो अनुभव क्या होगा, वो मदद करता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम कह सकते हैं हमारा जो पहले हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं, या एक्सपीरियंस जो हो चुका है, वो क्या कहेगा, मदद करता है ना। जैसे कि पूर्व ज्ञान से इंसाइट में सहायता मिलती है, इंसाइट ऐसे करके लिख दूँ, इंसाइट में क्या होगा, सहायता मिलेगी, सहायता मिलती है। इंसाइट मतलब, फिर से बोलूं, अचानक समझ आना, वो है हमारा इंसाइट। क्लियर यहाँ तक, ये बताओ जल्दी से, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई, सब क्लियर, समझ आ गया, कोई डाउट, बढ़े आगे, चलो। स्टेजेस क्या होंगी इंसाइट लर्निंग की, पहला आ गया हमारा प्रिपरेशन, यानी लर्नर फेसेस आ प्रॉब्लम, तैयारी, है ना, विद्यार्थी को क्या होगा, समस्या दी जाती है। प्रिपरेशन मतलब क्या हो गया, तैयारी, यानी इसमें क्या होगा, लर्नर्स को हम कह सकते हैं विद्यार्थी को प्रॉब्लम दी जाती है। फिर थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन यानी सोचना और ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं अवलोकन। ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जब प्रॉब्लम दे दी विद्यार्थी को, क्या दे दी, समस्या दी जाती है, उसके बाद क्या होगा, कोशिश करेगा समझने की, सिचुएशन को समझने की कोशिश, है ना, समस्या को समझेगा, कोशिश करेगा। इंसाइट, अचानक समझ आना, आहट, है ना। इंसाइट का मतलब, इसे तो क्या लिखूँ, अभी तो बताया है ना। इंसाइट का मतलब वो सडन आहा मोमेंट, एकदम पत्ती जली, जैसे चिंपैंजी की जली, जैसे आपकी जलती है जब बहाने मारने होते हैं ना, होमवर्क नहीं किया, कैसे बत्ती जलती है ना, दिमाग की नए नए एक्सक्यूजेस, बहाने, ऐसी ऐसी स्टोरी बन जाती हैं, तो वो क्या हो गया, अहम मोमेंट हो गया, हो या हाँ ऐसा कर सकते हैं हम, है ना, आता है ना, एकदम बत्ती जलती है, एक जब आइडिया आ जाता है माइंड में। देन आ जाएगा वेरिफिकेशन, ट्राइज एंड कन्फर्म्स अ सॉल्यूशन, यानी हल को जांचना। वेरिफिकेशन देखते हो ना, हर चीज़ में होता है जांचना, है ना, इसको हम पुष्टि भी कह सकते हैं, यानी वेरिफिकेशन, ट्राइज एंड कन्फर्म्स द सॉल्यूशन, जांचना कि भाई सॉल्यूशन सही है कि नहीं, वेरीफाई करना। फिर आ गया हमारा एप्लीकेशन, है ना, अनुप्रयोग, इसी क्या होगा, यूज़ द इंसाइट इन सिमिलर सिचुएशन, ये जो इंसाइट है उसको नई स्थिति में यानी नई सिचुएशन में इस्तेमाल करना, जो वो इंसाइट है उसी को, यानी जो अचानक जो समझ आया, जो आइडिया है, उसको सिमिलर सिचुएशन में क्या करना, अप्लाई करना, यूज़ करना, है ना। इंसाइट को नई स्थिति में क्या करेंगे, जो सिमिलर होगी उसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्लियर, बताओ, बढ़े आगे, यहाँ तक सा क्लियर। चलो आगे देखें क्या है, गेस्टल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन, है ना। गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड, देखो गेस्टल्ट का मतलब हमने पढ़ा था होल, संपूर्ण या पैटर्न, तो गेस्टल्ट जो साइकोलॉजिस्ट से है ना, मनोवैज्ञानिक जो थे, उनका क्या मानना था,
The whole is greater than the sum of its part. Learners understand better when they perceive the entire pattern or structure, not isolated parts. देखो, कह सकते हैं हम जो गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिक थे उनका ये मानना था कि पूरा हिस्सा जो होगा उसके हिस्से के योग से क्या होगा, अधिक होता है. मैं यहाँ लिख देती हूँ पूरा, ये इसका मतलब बता रही हूँ. द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. जो पूरा हिस्सा होगा, पूरा हिस्सा इसके हिस्सों के योग से अधिक होता है. देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा इनका, ये जो गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, मनोवैज्ञानिक थे, इनका क्या मानना था? इनका यही मानना था जब हम पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा संपूर्ण तरीके से चीज़ को जब हम समझते हैं तो क्या होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना. बल्कि क्या होगा, इंसाइटफुल लर्निंग होता है जब हम अचानक सारी सिचुएशन को समझ रहे हैं, अचानक आइडिया आ रहा, अचानक समझ आना, है ना. होल पैटर्न की बात हो रही है इसमें, होल की बात हो रही है, संपूर्ण की बात हो रही है. तो पूरा हिस्सा उसके हिस्सों के योग से अधिक होता है ना, अधिक होता है. या देखो, इसमें क्या माना, जब विद्यार्थी पूरा संरचना कह सकते हैं या पैटर्न जो है उसको क्या है समझते हैं, तो वो बेहतर तरीके से समझते हैं, ना कि आइसोलेटेड पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों से नहीं, बल्कि यहाँ मैं लिख दूँ पहले फिर समझते हैं ना, अलग अलग हिस्सों से, ये कह सकते हैं अलग अलग हिस्सों के. मतलब ये हुआ, जब कोई भी लर्नर है, कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, वो बेटर कब समझेगा, जब वो एंटायर पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझेगा, है ना. संपूर्ण कह सकते हैं पैटर्न को, या हम कह सकते हैं संरचना को समझते हैं, तो वो बेहतर तरीके से समझते हैं, ना कि अलग अलग हिस्सों के, है ना. अलग अलग हिस्सों से बेटर क्या है, इसमें क्या होता है, पूरा एंटायर पैटर्न होगा, स्ट्रक्चर होगा, संरचना या पैटर्न कह सकते हैं. बच्चा, लर्नर संपूर्ण तरीके से जब सीखता है तो वो बेहतर समझता है, अगर हम बात करें अलग अलग हिस्सों के. क्लियर यहाँ तक? ये तो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा. नहीं हुआ तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में, फटाफट से दूर करते हैं. मेन गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स, कौन कौन से मुख्य प्रिंसिपल थे गेस्टाल्ट के, है ना. मुख्य प्रिंसिपल देख लेते हैं. लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, है ना, गेस्टाल्ट के सिद्धांत. लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड. अब एक काम करते हैं, इकट्ठा एक ही बार में पढ़ने से अच्छा है वन बाय वन से समझते हैं, है ना. पहला आ जाएगा हमारा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी. ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू ईच अदर्स आर परसीव्ड एज अ ग्रुप. कई बार क्या होता है, कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं और हमें लगता है वो एक समूह में है, एक ग्रुप में है. जैसे कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स साथ में बैठे हैं, तो हमारा माइंड फ़ौरन क्या कहेगा, बत्ती जलेगी, कहेंगे ये लोग फ्रेंड्स होंगे तभी साथ में बैठे हैं, ये पूरा ग्रुप फ्रेंड्स का है ना, ग्रुप बना रखा है, फ्रेंड्स का ग्रुप है ये. लॉ ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलर आइटम्स आर ग्रुप टुगेदर बाय द ब्रेन. सिमिलर लुकिंग फ्लैश कार्ड्स आर रिमेंबर एज रिलेटेड आइटम. देखो क्या होता है, कई बार सिमिलर आइटम्स है, जैसे कलर्स हो गया, शेप, साइज हो गया, तो हमारा जो दिमाग है उसे एक समूह में, ग्रुप में कर देता है. करता है या नहीं करता? जैसे कि फ्लैश कार्ड्स हमने देख लिए, तो एक हमारे माइंड में एक आ जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर ग्रुप में हम इसे रख देंगे, है ना. अच्छा, ये पता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को पता है किसी को? इसे हम बोलते हैं पेन. पेन बेचारा बार बार गायब हो जाता है ना. चलो, समीपता का सिद्धांत, है ना, नियम, समीपता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को हम बोलते हैं. और लॉ ऑफ सिमिलरिटी को हम क्या बोलेंगे? समानता का, है ना. सिमिलरिटी की बात हो रही है तो क्या हो गया? समानता का नियम. यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे जल्दी से बताओ. यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझको जल्दी से बता दें आप लोग, फिर हम नहीं तो आगे देखेंगे. समीपता भी कह सकते हैं इसको, और हम पता है क्या कह सकते हैं? नज़दीकी भी कह सकते हैं. नज़दीकी, है ना, नज़दीकी का भी कह सकते हैं हम इसको. क्लियर? चलो, और कोई दिक्कत यहाँ तक हो रही हो तो बताओ.
देखो, कोई आइटम है, उसका कलर, आकार, शेप, साइज़ अगर एक जैसा होगा तो हमारा दिमाग उसे एक ग्रुप में, एक समूह में क्या कर देता है, रख देता है अलग, है ना। एक ग्रुप आता है कि या एक ही ग्रुप के हैं। स्टूडेंट्स वाला एग्जाम्पल समझ आ गया? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ें। जैसे अगर हमें बात करें तो समान आकार वाले फ्लैश कार्ड को क्या करेंगे, एक दिमाग क्या करेगा, एक ग्रुप में रख देगा, है ना। आइटम को एक ग्रुप में याद कह सकते हैं, कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं सिमिलर लुकिंग फ्लैश कार्ड्स आर रिमेंबर्ड एज रिलेटेड आइटम्स। एक जैसे दिखने वाले जो फ्लैश कार्ड्स हैं, है ना, एक ही विषय में जोड़कर याद किया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं ना, एक सेकेंड। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का नियम लिख दूँ यहाँ पे। चलो, निरंतरता का नियम। We prefer smooth continuous patterns over disjoint ones. A flow chart is easier to understand than random points. चलिए देखते हैं क्या है ये निरंतरता का नियम। देखो इसमें क्या होता है, हम किसको प्रेफरेंस करेंगे कि स्मूथ और कंटिन्यूस पैटर्न को, जैसे कि हमारा हो गया फ्लो चार्ट, उससे हम प्रेफरेंस करेंगे। फ्लो चार्ट के ज़रिए ईजिली हम समझ पाते हैं बजाय रैंडम पॉइंट्स के। रैंडम पॉइंट्स को हम प्रेफर ना करके हम फ्लो चार्ट को प्रेफर करते हैं ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। क्लियर? फिर आ जाता है लॉ ऑफ क्लोजर, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णता का सिद्धांत। पूर्णता का सिद्धांत, बार बार मुंह से निकल रहा है, नियम। देखो लिखने भी सिद्धांत लगती है ना, नियम। द ब्रेन फिल्स इन मिसिंग पार्ट्स टू फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर। देखो कई बार क्या होता है ना, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली मिसिंग पार्ट जो होगा पिक्चर को, उसको कंप्लीट कर देता है। कैसे कर देता है, चलो अभी देखती हूँ, रुक जाओ, पेन ले लो दूसरा कलर। देखो, अ ब्रोकन सर्कल इज स्टिल सीन एज अ सर्कल। अब समझ लो कई बार होता है ना, ऐसे डैश 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 करके सर्कल बन, ऐसे ऐसे मैंने कर दिया। बताओ समझ आ रहा है ना, सर्किल है, ऑब्वियस आ रहा है। ब्रोकन सर्कल समझ आ गया, ब्रोकन समझ आ रहा है, ये क्या है, ट्राइंगल है। ऑटोमेटिकली दिमाग की बत्ती चालू हुई और उसने कहा ये तो भाई सर्किल ही है, ये ट्राइंगल है। तो हमारे दिमाग ने क्या किया, इनकम्प्लीट पिक्चर कह सकते हैं, मिसिंग पार्ट जो होगा पिक्चर को उसे कंप्लीट कर दिया। ये है लॉ ऑफ क्लोजर यानी पूर्णता का नियम। फिर आ जाएगा लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। वी सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम बोलेंगे फिगर, फ्रॉम द बैकग्राउंड यानी ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर इज नोटिस्ड इन फ्रंट ऑफ बोर्ड, है ना। चलो पहले तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये है क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, चित्र और पेन, पेन पेन पेन, हाँ जी, चित्र और फिगर एंड ग्राउंड हम कह सकते हैं इसको, चित्र और पृष्ठभूमि, है ना। पृष्ठभूमि का सिद्धांत कह सकते हैं, भूमि 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 का सिद्धांत भी हम इसे कह सकते हैं। चलो देखते हैं अब इसको। देखो इसमें क्या होता है, हम सेपरेटली कर देते हैं ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड को। जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड है ना, टीचर फिगर हो गया, तो क्या होगा, हमने ऑब्जेक्ट को क्लियर कर दिया। हमें क्या होगा, अगर हम बात करें बोर्ड के सामने अगर टीचर खड़ा हुआ तो हम लोग टीचर को फ़ौरन नोटिस करेंगे, है ना। बोर्ड के आगे टीचर खड़ा है तो हम टीचर को नोटिस करेंगे या नहीं करेंगे। तो वी सेपरेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड। क्लियर? जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता दो। अब हमने कोई पिक्चर देखी, ठीक है, उसमें फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो हमारा जो ध्यान होगा फ्लावर्स पे जाएगा ना कि बैकग्राउंड पे जाएगा। हम सेपरेट कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड्स। देखो टीचर में क्या हुआ, आपके दिमाग ने क्या किया, टीचर और बोर्ड का जो है उसके बीच में अंतर कर दिया ऑटोमेटिकली। आपका ध्यान टीचर पे गया, आपने टीचर को नोटिस किया, तो क्या होगा, आपके दिमाग ने सेपरेट कर दिया, आपका ध्यान किस पे गया, टीचर पे गया। क्लियर 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 क्लियर? बताओ बताओ जल्दी बताओ। फूल की बात करें या उसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो उसके बीच आपका दिमाग क्या करेगा, अंतर करता है। आपका ध्यान सीधा गया फ्लावर पे, एक ही बार में एक चीज़ नोटिस किया आपने। These principle explains how learners naturally organize
visual information useful in classroom displays, diagrams, charts and even during ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट। देखो ये जो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो लर्नर्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो नेचुरली लर्न करते हैं, है ना, लर्न करते हैं, नेचुरली समझते हैं इंफॉर्मेशन से जो यूज़फुल है क्लासरूम डिस्प्ले में, डायग्राम चार्ट, इनके ज़रिए कैसे समझते हैं, एंड इवन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन असेसमेंट, है ना। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, उपयोगी हैं। इससे हम अगर सिंपल समझें तो ये सिद्धांत एक्सप्लेन करता है कैसे विद्यार्थी नेचुरली, हम कह सकते हैं फिगर से, चित्र से, है ना, चित्र से, और ये सब जो सामग्री है ना, और चित्र हो गए, चार्ट्स हो गए, इनसे कैसे नेचुरली समझते हैं। तो क्लासरूम डिस्प्ले हो गए, डायग्राम हो गए, चार्ट हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बहुत उपयोगी होंगी, है ना। ये सब असेसमेंट में भी काफ़ी उपयोगी होंगी। क्लियर। तो क्लासरूम में डिस्प्लेस, डायग्राम्स, चार्ट्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, काफ़ी उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं ये क्लासरूम डिस्प्लेस, डायग्राम्स एंड चार्ट्स, ठीक है ना। इस टाइप की चीज़ें काफ़ी यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं, और बच्चा कैसे इन सब चीज़ों से नेचुरली लर्न करता है, समझता है, सीखता है। चलिए, एजुकेशन इम्प्लीकेशन, इनकरेज अंडरस्टैंडिंग नॉट रोट लर्निंग, ये समझ को बढ़ावा देते हैं ना, रट्टाबाजी नहीं करने का। रट्टाबाजी तो हमें करनी ही नहीं है, बिल्कुल हटा दो माइंड से रोट लर्निंग नाम की चीज़, है ना। क्या फ़ायदा, आपके डर के मारे आपने रट्टाबाजी करा दी, 10 बार बोलो लर्न कर लो, है ना। बच्चे को समझ ही नहीं आया तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। बच्चे को चीज़ समझ आनी चाहिए, हमें रटवाना नहीं है। रटवाएंगे तो क्या है, एग्ज़ाम के बाद वो भूल जाएगा, लेकिन अगर बच्चा कोई चीज़ समझता है तो वो लाइफ टाइम उसके माइंड में रहती है ना। तो चीज़ समझे बच्चा। यूज़ रियल लाइफ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। रियल लाइफ सिचुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को, है ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम से बच्चा कनेक्ट कर पाए, सिचुएशन क्या है, कंडीशन, सबसे कनेक्ट कर पाए बच्चा। क्लियर हो गया यहाँ तक। रटने की बजाय समझ पर जोर देना है, और जो वास्तविक यानी रियल लाइफ सिचुएशन है, वास्तविक जीवन की समस्याओं को प्रयोग में लाए। प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, यानी क्या हो गया, हम कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को प्रमोट करना है हमें। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, और इसको चलो मैं बताती हूँ, इसको बोलते हैं हम आलोचनात्मक, है ना, आलोचनात्मक सोच, और रचनात्मक बनाए, सॉरी, रचनात्मकता, है ना, रचनात्मकता। ये क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, कहाँ गया पेन, रचनात्मकता, इसको क्या करें, बढ़ाएं, प्रमोट करें। बच्चे को पूरी पिक्चर दिखाएं, ना कि छोटे छोटे पार्ट। हेल्प स्टूडेंट सी द बिग पिक्चर नॉट जस्ट स्मॉल पार्ट। पूरी पिक्चर दिखानी है, छोटे छोटे टुकड़ों की बात नहीं हो रही है, है ना, छोटे छोटे टुकड़े नहीं, पूरी पिक्चर दिखाएं। अब आ गया डेविड ऑसबर्स मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, फेमस थे अपनी थ्योरी मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। चलिए, ही फोकस्ड ऑन स्टूडेंट्स एक्वायर, रिटेन एंड रिकॉल नॉलेज। देखो, जो डेविड ऑसबेल जो थे, इनका फोकस था कि कैसे बच्चा याद करता है ना, कैसे बच्चा ज्ञान को प्राप्त करता है, याद करता है, और उसे दोबारा याद करते हैं, याद रखते हैं, सॉरी, है ना। मतलब कैसे बच्चे, हम कह सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले एक्वायर यानी ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, फिर रिटेन यानी याद रखते हैं, फिर रिकॉल नॉलेज मतलब उसे दोबारा याद करते हैं। ज्ञान प्राप्त करते हैं, देन रिटेन याद रखते हैं, देन रिकॉल नॉलेज उसे दोबारा याद करते हैं। चलिए, मेन कॉन्सेप्ट क्या था डेविड ऑसबेल की इस थ्योरी का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज व्हाट द लर्नर कह सकते हैं ऑलरेडी नोज। चलिए देखते हैं। डेविड ऑसबेल का ये कहना था अपनी थ्योरी में कि बच्चा, मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का, है ना, कौन सा पार्ट है जो इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग को, वो करता है जो बच्चा, विद्यार्थी ऑलरेडी जानता हो। ऐसा डेविड ऑसबेल ने कहा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्नर इज व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज। बच्चा ऑलरेडी जो है क्या जानता है।
लर्निंग मीनिंगफुल कब होगी? देखो तभी लर्निंग मीनिंगफुल होगी जब जो नई इन्फॉर्मेशन है उसे ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे के पास उससे कनेक्ट किया जाए, ठीक है ना। जो लर्नर ऑलरेडी जानता है उसकी जो नॉलेज है ऑलरेडी उससे कनेक्ट किया जाए लर्निंग को, तब क्या होगा? लर्निंग मीनिंगफुल होगी। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसको कनेक्ट किया जाए नई इन्फॉर्मेशन से, तब लर्निंग मीनिंगफुल होगी। ही अपोज रोट मेमोराइजेशन, विरोध कह सकते हैं, है ना। विरोध किया उन्होंने मेमोराइजेशन का, रोट मेमोराइजेशन का यानी रट्टाबाजी का, और सपोर्ट किया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का उन्होंने समर्थन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ऑसबेल, ऑसबेल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी लर्निंग थी? पहले रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग लाइक क्रैमिंग डेफिनेशन। देखो रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है बिना समझ के लर्न, बिना समझ के रटना, हम ये कह सकते हैं बिना समझ के याद करना, रोट लर्निंग रट्टाबाजी। मीनिंगफुल लर्निंग, ये टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑसबेल ने बताई, उसके हिसाब से कौन कौन सी होती है? रोट लर्निंग यानी बिना समझ के याद करना, रट्टाबाजी। मीनिंगफुल लर्निंग यानी क्या होगा इसमें? अंडरस्टैंडिंग बाय लिंकिंग न्यू नॉलेज विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, नई कह सकते हैं जानकारी, नई नॉलेज को, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑलरेडी लर्नर को पता है, उसके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे कनेक्ट करना, लिंक करना। क्लियर यहाँ तक? चलो, पहले से मौजूद ज्ञान को क्या करना है? नई जानकारी से जोड़कर समझाना है। टाइप्स ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन मेथड, पहले आ जाएगी हमारी रिसेप्शन लर्निंग। टीचर प्रेजेंट्स मटेरियल एंड स्टूडेंट्स रिसीव्ड इट, है ना। देखो रिसेप्शन लर्निंग को हम बोलते हैं ग्रहण अधिगम। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, एक सेकेंड। इसको हम बोलेंगे ग्रहण अधिगम। ग्रहण अधिगम यानी रिसेप्शन लर्निंग। शिक्षक सामग्री जो होगी, मटेरियल टीचर प्रेजेंट करेगा, मटेरियल सामग्री पढ़ाता है और बच्चा क्या करेगा? उसे रिसीव कर लेगा। डिस्कवरी लर्निंग क्या होगा? लर्नर डिस्कवर कॉन्सेप्ट देमसेल्फ, जब वो खुद एक्सपेरिमेंट करके, एक्सप्लोर करके सीखेगा, लर्न करेगा, है ना। छात्र खुद ही प्रूव करके या अनुभव से जानकारी खोज लेता है। ऑसवेल ने सपोर्ट किया मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग को। चलिए, सबसम्शन, ये क्या है? ये कोर है इनकी थ्योरी का। सबसम्शन है कोर कॉग्निटिव थ्योरी का, है ना। चलो देखते हैं। चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दिस इज द कोर ऑफ हिज कॉग्निटिव थ्योरी, यानी यही ऑसबेल, एक मिनट, पेन, ऑसबेल का सिद्धांत का मुख्य भाग है। ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, है ना। ऑसबेल, एक सेकेंड, कहाँ गया पेन? ऑसबेल के कह सकते हैं हम सिद्धांत का मुख्य भाग है ये, मुख्य भाग। क्लियर? यानी दिस इज द कोर ऑफ हिज कॉग्निटिव थ्योरी। सबसम्शन का मतलब क्या होता है? नई नॉलेज को क्या करना? जोड़ना कह सकते हैं अंडर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रॉड आइडियाज, यानी नई जानकारी को पहले से मौजूद विचारों के तहत जोड़ना, है ना। न्यू कॉन्सेप्ट्स आर सबसम्स इनटू लार्जर एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर या स्कीमा कह सकते हैं। जो नई अवधारणाएं कह सकते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में पहले से बने मेंटल जो स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं मानसिक ढांचा, यानी जो स्कीमा है में समाहित हो जाता है, जुड़ जाता है। जो नए कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको याद होगा हमने स्कीमा पढ़ा था, हमारे माइंड में जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उसमें जाके क्या होगा? वो नए कॉन्सेप्ट जुड़ जाएंगे। क्लियर? नई अवधारणाएं, न्यू कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पहले से बनी स्कीमास, या हम कह सकते हैं जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसमें जाके जुड़ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। चलिए, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स ऑसबेल टूल। ऑसबेल टूल क्या है इसमें? एडवांस ऑर्गेनाइजर्स आर इंट्रोडक्टरी मटेरियल प्रेजेंटेड बिफोर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट। एडवांस ऑर्गेनाइजर को हम एक इंट्रोडक्टरी मटेरियल कह सकते हैं, जिसे प्रेजेंट किया जाता है नया कंटेंट पढ़ाने से पहले, है ना। मुख्य विचार पढ़ाने से पहले दी जाती है। ये मदद करती है बच्चों को पुरानी नॉलेज से नई नॉलेज इन्फॉर्मेशन को जोड़े रखने में, जैसे कि कॉन्सेप्ट मैप हो गया, या हमने समरी बता दी, तो ये क्या होंगे? एडवांस ऑर्गेनाइजर हो गया, या एक शॉर्ट पैराग्राफ हो गया, जिससे एक ओवरव्यू मिल जाए, तो नए जो कंटेंट होगा उसको समझने में आसानी रहेगी।
टाइप्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ए फर्स्ट आ जाएगा हमारा एक्सपोजिटरी, यूज्ड व्हेन स्टूडेंट हैव लिटिल प्रियर नॉलेज। ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब छात्र के पास पहले से ही कम जानकारी होती है। सेकेंड आ जाएगा कंपैरेटिव, यूज टू रिलेट न्यू कंटेंट विद प्रीवियसली लर्न कंटेंट, जब छात्रों ने कुछ पढ़ा हुआ है पहले से ही, तो नया विषय को उससे क्या जोड़ा जा सकता है, रिलेट कर देते हैं। पहले पढ़े हुए कंटेंट से नए कंटेंट को रिलेट करना। एजुकेशन इम्प्लीकेशन, टीचर यूज शुड नो व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। देखो पता नहीं होगा तो कैसे कनेक्ट करेंगे, टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों को ऑलरेडी क्या पता है। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे प्रिपेयर हो सके, जो नई नॉलेज है नई इन्फॉर्मेशन है उससे लिंक कर सके, कनेक्ट कर सके। मीनिंगफुल लर्निंग को हमें इंकरेज करना है, बच्चे जब समझते हैं तो हमें उस चीज़ को इंकरेज करना है, रट्टाबाजी रोड मेमोराइजेशन को हमें नहीं करना है। यूज कॉन्सेप्ट मैपिंग, समराइजिंग एंड स्ट्रक्चर टीचिंग, हमें कॉन्सेप्ट मैपिंग, समराइजिंग और स्ट्रक्चर लर्निंग को यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है अपनी क्लास में। रोड वर्सेस मीनिंगफुल लर्निंग, रोड लर्निंग में क्या होगा, कोई कनेक्शन नहीं है, पुरानी नॉलेज ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग नॉलेज से कोई लेना देना नहीं, रट्टाबाजी है, क्या ही होगा, है ना। मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे नई नॉलेज को लिंक किया जाएगा, है ना, कनेक्ट कर देंगे। रट्टाबाजी होगी, आप पेपर दिए अगले दिन पूछोगे ना, याद ही नहीं होगा, भूल जाओगे। और मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म होगी, आप अगर कोई चीज़ समझ रहे हो, समझ के अगर पढ़ रहे हो, याद हो रही है आपको समझ के, तो वो लाइफ टाइम आपके माइंड में फिट हो जाएगी। रोड लर्निंग में लेस अंडरस्टैंडिंग, भाई जब पढ़ ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, समझ ही नहीं है आपको, तो बस मार्क्स लगाने हैं, रट लो 10 लाइनें, ये आंसर में आ गई तो हमें लिखनी है, क्या फ़ायदा जब चीज़ समझ ही नहीं आ रही। मीनिंगफुल में क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग में डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ आएंगी चीज़ें आपको, आपसे 2 साल बाद भी पूछ लो तो भी आपको याद होगा। तो चीज़ों को समझो, रट्टाबाजी नहीं करनी, आप लोग को भी नहीं करनी कि सोचो एग्जाम में बस सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरी रट्टा मार लो, नहीं, रट्टा से कुछ नहीं होगा। सीटेट में रट्टाबाजी का कोई काम ही नहीं है, मेरे को लगता है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं कि आपको अगर ये पता भी होगा कि किस साइकोलॉजिस्ट ने ट्रायल एरर दी, जीन पियाजे ने क्या दिया, लेकिन आपको समझ भी था उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या समझाया, किसने लर्निंग बाय डूइंग की बात करी, किसने ट्रायल एरर को बताया, एक्सपीरियंस एक्सप्लोर की बातें करी, किसने सोसाइटी से इंटरेक्शन की बातें करी। तो ये सब चीज़ें समझ आनी भी ज़रूरी है। क्वेश्चन ऐसे घुमा देते हैं ना सीटेट वाले कि आप घूम जाओगे, अगर रट्टाबाजी करोगे तो बहुत मुश्किल है। चीज़ों को समझो, डेली क्लास अटेंड करो, और अगर किसी भी टॉपिक में, थ्योरी में, किसी में भी अगर दिक्कत आ रही है तो बताओ, फ़ौरन जल्दी से सॉल्व करेंगे हम, है ना, मिलके करेंगे। चलो आज फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार्ट होते हैं। और प्लीज़ अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब तो कर दो, कम सब्सक्राइब करने में क्या जाता है ना, एक सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो, है ना, नो टैक्स, है ना, टैक्स नहीं लग रहा, एक लाइक कर दो ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, और ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक स्टूडेंट के साथ ही शेयर कर दो, है ना, मोटिवेशन मिलना चाहिए ना मुझे भी, मैं भी होती रहूँ मोटिवेट। तो आज का पहला क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में आया है। The theory of learning which explains the concept of aha experiences. कौन सी थ्योरी है लर्निंग की जो एक्सप्लेन करती है aha एक्सपीरियंस? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इंसाइटफुल लर्निंग। अब इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि मैं आपको समय दूं, है ना, इसी थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, पढ़ रहे हैं या नहीं, क्या होगा इसका सही जवाब, इंसाइटफुल लर्निंग, aha वाला मूवमेंट, अचानक समझ आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीटेट पेपर 2 में आया है 2012 में। अकॉर्डिंग टू गेस्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग, लर्निंग क्या है? गेस्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग के मुताबिक, है ना, लर्निंग क्या है? मैकेनिकल एंड रेपिटेटिव, द रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर, परसीविंग द होल सिचुएशन, फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। चलो आपको दिए 10 सेकंड, जल्दी से बताओ, वैसे तो 10 सेकंड भी ज़्यादा है, अभी तो आपने पढ़ा है, अब भी अगर नहीं बता पाओ तो फिर गलत बात है ना। चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी बताओ। मैकेनिकल एंड रेपिटेटिव, द रिजल्ट ऑफ ट्रायल एरर, परसीविंग द होल सिचुएशन, फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। जल्दी बताइए। देखिए हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें एक बार में समझ आ जाती हैं, बत्ती जल जाती है दिमाग की, है ना, परसीविंग द होल सिचुएशन। Which of the following psychologists is associated with the theory of insight learning? कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जो एसोसिएटेड थे थ्योरी ऑफ इंसाइट लर्निंग से? थॉर्नडाइक, स्किनर, पेवलोव या कोलर?
अच्छा, हमने थॉर्नडाइक, स्किनर सबकी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कोलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, मॉन्टेसरी मेथड, ये सब पढ़ चुके हैं। नहीं देखी हो ना क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लो, प्रॉपर चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट सीडीपी बाय शैली गुलाटी। तो कोई भी क्लास मिस हुई हो तो देख लो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर कर दो, एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर ही सकते हो ना। सीटेट दिसंबर में 2021 में ये क्वेश्चन आया है, जल्दी बताओ कौन से थे। अभी हमने पढ़ा भाई कोलर थे, है ना, स्टार्टिंग में ही हमने ये पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाइट इन लर्निंग। बताइए कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करेगा जो ये कॉन्सेप्ट है इंसाइट लर्निंग में। लर्निंग थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सिचुएशन, या लर्निंग बाय रोट मेमोराइजेशन। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताओ। देखो रिपीटेड प्रैक्टिस बात हम नहीं कर रहे, ट्रायल एरर नहीं भाई, इन्होंने ट्रायल एरर की बात नहीं करी। क्या था, अचानक समझ आना, सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जब दिमाग की बत्ती जली जैसे चिंपैंजी की जली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जेस्टर्स साइकोलॉजिस्ट, learning is most effective when information is broken into small parts, is broken in small parts, learners are rewarded for correct responses, the whole problem is perceived at once, learning is enforced through repetition। जल्दी बताओ गेस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से लर्निंग कब होगी ज़्यादा इफेक्टिव, जल्दी बताओ। 10 सेकेंड स्टार्ट हो गए आपके। लर्नर्स आर रिवॉर्डेड फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज, learning is enforced through repetition, या information is broken into small parts। देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, होल में होगी, पैटर्न में बात हुई थी, द होल प्रॉब्लम इज परसीव्ड एट वंस, है ना। चलो नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल इज नॉट एसोसिएटेड विद गेस्टर्ड साइकोलॉजी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ इफेक्ट, या लॉ ऑफ क्लोजर, है ना। जल्दी बता दो क्या होगा इसका सही आंसर, सही जवाब, उत्तर क्या होगा। कौन सा प्रिंसिपल जो था वो उससे रिलेटेड नहीं था, एसोसिएटेड नहीं था गेस्टर्ड साइकोलॉजी से, है ना। जल्दी बताओ। हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के बारे में, सिमिलरिटी पढ़ लिया, क्लोजर पढ़ लिया, लेकिन हमने इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट नाम का कुछ नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना। चलो आउट ऑफ 6 कितने क्वेश्चन सही गए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आज की क्लास अच्छी लगी हो, सब डाउट्स क्लियर हो, सब समझ आ गया हो तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लासेस को लाइक कर दो। मिलती हूँ आपसे कल, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम कल भी पढ़ने वाले हैं, जल्दी से सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है। हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे होती हैं, अगर न्यू लर्नर्स हैं तो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी ज़रूरी है ना। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे होती हैं, और मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कल यानी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।